हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डिजिटल एनसीईआरटी। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एनसीईआरटी में। कल हमने क्या किया था, 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर एचटेट का टीजीटी एसएसटी वालों का हमने सोल्व किया था। आज हम करने वाले हैं 2021 का पेपर सोल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। आज हम 2021 का करेंगे। 2023 का मैंने नहीं करवाया है, वो भी करवा दूंगी। 2022 का करवा दिया, फिर 21 का, फिर कल हम करेंगे 20 का, फिर 19 का, 18 का। इस तरह से ऐसा सभी जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं लेकर के आऊँगी। सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आते जा रहे हैं। पहले किस तरह से पूछे गए थे, अब किस तरह से पूछ रहे हैं। तो हमारे जो एचटेट के जो मैंने जो करके देखे हैं अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उनसे पता लगा है कि हमारे जो सिर्फ एनसीईआरटी से ही जो है क्वेश्चन नहीं उठते हैं, काफ़ी हाई लेवल का एसएसटी का पेपर बनता है। 2020 वाला तो काफ़ी टफ है, यानी कि जो कल आप पेपर करोगे ना, तो अब आपको पहले से ही पता चल जाएगा पेपर करने से ही कि ये क्वेश्चन सारे ग्रेजुएशन से ही लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन है 12th के, कुछ जो है 11th 12th के हैं, कुछ ग्रेजुएशन के हैं, कुछ जो क्वेश्चन एक आधा ऐसा भी है जो कि एमएससी के टाइम पे उन क्लासेस में भी पूछे जाते हैं। इस तरह के हाई लेवल के पीजीटी वाले क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। ये 21 वाला है, थोड़ा हाँ मॉडरेट लेवल का है, इसको हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लग जाए, 1% भी आपका जो अगर फ़ायदा हो जाए वीडियो से, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को शेयर कर देना। और इसकी प्लेलिस्ट आपकी अलग से बना दी है, ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेना, 1 बाय 1 सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम के ऊपर जाकर के उसको भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि 91 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जो है वहाँ पर क्वेश्चन को खाली मत छोड़ के आना कि ये नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी या फिर नंबर कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन का आंसर करके जरूर आना है सभी को। पहला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी थी। परिभाषा किसने दी थी, यानी कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता क्या होती है। किसी भी कोई भी चीज़ लगा लो बाजार में, ये क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र। और ये इसमें इसका क्या मतलब है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता का मतलब क्या है। यानी कि कोई भी वस्तु है, सेवा है, इसकी बाजार में मांग हो रही है। कोई भी पेन लगा लो, एक पेन है, उसकी मार्कर की या पेन की, किसी भी चीज़ की, कोई भी एनी XYZ कोई भी चीज़ है, बाजार में उसकी मांग है। तो हमारे बाजार में सिर्फ 50 पेन है और मांग हो गई 100 की, किसी ने 100 पेन मंगवाए हैं, तो पूरे बाजार में सिर्फ 50 पेन है। यानी कि उपलब्धता कम है और मार्केट में मांग उनकी ज़्यादा है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं हम, अर्थशास्त्र की दुर्लभता। और इसकी परिभाषा दी थी रॉबिन्स ने दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा 92 का, भारत व पाकिस्तान के मध्य में परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने पर संबंधी, परमाणु जो है प्रतिष्ठानों को साझा आपस में बांटने की या फिर शेयर करने की संबंधी संधि हुई थी, उसके ऊपर हस्ताक्षर कब हुए थे, 31 दिसंबर 1988 को। और ये लागू हुई थी 1991 को, जनवरी 1991 में ये लागू हुई थी, 27 जनवरी 1991 में। और इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे 31 दिसंबर 1988 को। अगला क्वेश्चन हमारा 93 का, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है। उड़ीसा हमारा लौह अयस्क में सबसे अग्रणी जो है राज्य है। और ये देखिए, इसमें उड़ीसा में जो क्षेत्र हैं उनमें से कौन सा नहीं है। उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह अयस्क उत्पादन होता है, तो गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और किरीबुरु, ये तीनों जगह पर क्या है, लौह अयस्क उत्पादक हैं। और कुद्रेमुख है, ये नहीं है, तो नहीं पूछा है, नहीं के ऊपर ध्यान जरूर देना। मैं वैसे नहीं को अंडरलाइन जरूर कर देती हूँ पहले से ही। तो कुद्रेमुख है, नहीं पूछा है ना, तो कुद्रेमुख हमारा आंसर हो जाएगा। और ये तीनों याद रख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, असम में अप्रैल और मई में तूफानों में कौन सी बारिश होती है। अप्रैल मई के तूफानों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो असम में चाय होती है, और चाय के लिए उपयोगी होती है ये बारदोली छीड़ा। तो आपसे पूछे चाय उत्पादन के लिए कौन सी वर्षा जो है उपयोगी होती है, तो बारदोली छीड़ा याद रख लेना। असम में होती है, अप्रैल मई में होती है। और जो होती है मैंगो सावर, ये इसको हम आम्र वर्षा भी कहते हैं। और ये केरल, गोवा और कोंकण के क्षेत्रों में होती है, जो कि आमों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, इसीलिए इसको बोलते हैं आम्र वर्षा। और लू हमारी जो है मध्य भारत में चलती है, आपको पता है, गर्मियों के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, उनको बोलते हैं हम लू। सौभ मंडल में सामान्य तापपतन दर, सौभ मंडल में कितनी परतें हैं हमारी, सबसे निचली परत है सौभ मंडल, इसमें सामान्य तापपतन दर कितनी है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर है ये सौभ मंडल में। सबसे पहले है सौभ मंडल,
दूसरी हमारी हो गई समताप मंडल और तीसरी हमारी हो गई मध्य मंडल यानी कि 3rd नंबर पे। 4th यानी कि हमारी आयन मंडल और इसी को हम बोलते हैं ताप मंडल, ताप मंडल भी बोलते हैं। और सबसे बाहरी परत होती है बहिर्मंडल। 5 परतें हैं, इन सभी के नाम याद रख लेना। और हवाई जहाज़ वगैरह कहाँ पर उड़ते हैं ये भी याद रख लेना। बादल वगैरह धुंध वगैरह कहाँ तक होती है ये भी याद रख लेना। सारी चीज़ें इन परतों से कोई भी क्वेश्चन इसमें से इंक्लूड कर देगा, पूछ लेगा। अगला हमारा खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी, 22 जनवरी 1905। डेट पूछ ले तो 22 जनवरी, और वैसे सन पूछा है तो 1905 में हुई थी खूनी रविवार की घटना। और कहाँ पर हुई थी? रूस में। 97 इनका मिलान करना है, इनका आपस में मिलान करना है। तो देख ले, इनकी परिभाषा दी गई है, किसने कौन सी परिभाषा दी है ये पूछा है। राजनीतिक विज्ञान कला है, राजनीतिक विज्ञान कला है, ये किसने कहा था? ये कहा था बलंसली ने कहा था शायद। ए का 2 हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा आंसर, ए का 2। यानी कि पहली परिभाषा किसने दी थी? बलंसली ने। राजनीतिक विज्ञान कला है ये कहा था बलंसली ने। और दूसरा है राजनीतिक विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय है। राजनीतिक विज्ञान कला और दर्शन विज्ञान का समन्वय यानी कि साझा है दोनों ही आपस में। ये परिभाषा किसने दी थी? ये कैटलिन ने कहा था। कैटलिन ने कहा था राजनीतिक विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय है। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था गेटेल ने। गेटेल ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है। और राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये किसने कहा था? ईस्टन ने कहा था। तो ये सारे जो है इनके नोट्स बना लिया करो, साथ साथ परिभाषाओं की भी। सभी चीज़ों के कॉपी पेन लेकर के बैठना, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन निकलता है उसको नोट जरूर कर लेना। अगला 98 का क्वेश्चन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के थे ये शासक अलाउद्दीन खिलजी। इनकी सैन्य व्यवस्था थी, यानी कि इन्होंने सेना के लिए कुछ व्यवस्थाएं की थी, उनमें से कौन सा कथन सही है? उन्होंने सेनाओं के लिए क्या क्या किया था? तो इन्होंने अपनी सेनाओं के लिए काफ़ी कुछ किया था, काफ़ी जो है जाने माने हैं इस सेनाओं के लिए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी और इन्होंने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया था। सीरी नामक शहर किसने बसाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसके लिए? सैनिकों के लिए। और सैनिकों को जो इक्ता कर के रूप में दिया जाता था, इक्ता, उसकी जगह पे नगद वेतन यानी कि जो है नगद राशि दी जाने लगी थी अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को। तो तीनों ही सही हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के उत्तर दक्षिणी विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य में कितना अंतर है? मान लो हमारा ये भारत है तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ। तो उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना हो जाएगा हमारा? 3214 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर। और ये हो गया हमारा पूर्व से पश्चिम, यानी कि पश्चिम से पूर्व कितना विस्तार हो गया हमारा? 2933 किलोमीटर है ये, याद रख लेना। 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, इनके बीच का अंतर पूछा है। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 281 निकल करके आएगा। माइनस करके देख लेना आप, 281 किलोमीटर आंसर होगा हमारा। इनके मध्य का अंतर 281 किलोमीटर। हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल हिमालय किस जो है लघु हिमालय के नाम से भी जाना गया है इसको, लघु हिमालय। हिमाचल हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है हिमालय को। ग्रेट हिमालय जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा मध्य हिमालय, यानी कि सेकंड नंबर पे, यानी कि 3 भागों में बांटा है तो बीच वाले को मध्य हिमालय या फिर लघु भी बोलते हैं इसको। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा बाह्य हिमालय, या फिर इसको हम शिवालिक भी बोलते हैं। बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, या फिर बाह्य हिमालय इनको बोलते हैं। तो हमारा हिमाचल हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? नहीं पूछा है। तो राष्ट्रीय खाद्य से आप ये आइडिया लगाना कि खाने की चीज़ें। तो आप बताइए, गेहूं को खाते हैं, चावलों को भी खाते हैं, और दलहन यानी कि दालें, इनको भी हम खाते हैं। तो तीनों को ही 2007 में इसके खाद्य सुरक्षा मिशन का अंग बनाया है। तिलहन को हम जैसे कि खाने के लिए यूज नहीं करते, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में यूज करते हैं। जैसे कि कोई हम बनाते हैं ना, गूंद वगैरह बना दिया और कुछ बना दिया, उनमें तिलहन डाल देते हैं। वैसे सीधे तौर पर इसको नहीं खाते हैं तिलहन को। तो इससे आप आइडिया लगा लेना, तिलहन अलग मिशन में शामिल था। 2007 के मिशन में, खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, चावल और दलहन को शामिल किया था। तो नहीं पूछा है तो तिलहन मिशन को शामिल नहीं किया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था। एक तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक थी महालवाड़ी। तो महालवाड़ी के संस्थापक या प्रतिपादक पूछे हैं तो हमारे होल्ट मैकेंजी होंगे। और अगर रैयतवाड़ी के आपसे पूछे तो थॉमस मुनरो हो जाएगा। रैयतवाड़ी के प्रतिपादक या संस्थापक पूछे तो कौन होगा? थॉमस मुनरो। और जो महालवाड़ी के हैं होल्ट मैकेंजी। अगला देख लो, मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मेक इन इंडिया का जो है गठन हुआ था, कब हुआ था? इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और इसका संबंध, मेक इन इंडिया का संबंध किससे है? विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित है। अगला हमारा 104 का क्वेश्चन, दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त है, यानी कि ये जो है इसको समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाकर सरकार का दायित्व है। इसको ये कौन से अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान है? तो ये प्रावधान 2016 में दिया गया था। दिव्यांगजन हैंडीकैप पर्सन होती हैं उनको समान अधिकार प्राप्त हैं, उनको समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना ही सरकार का दायित्व है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकृत चिन्ह है, चिन्ह या फिर मार्क या फिर हम लोगो बोल देते हैं ना किसी भी चीज़ का, उसके ऊपर एक थप्पा लगा देते हैं कि ये चीज़ हमारी हो गई। और इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ असली है, कौन सी नकली है। मार्केट में जो भी चीज़ आती हैं तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एग मार्क, एग मार्क यानी कि हम एग मार्क का कोई भी लोगो या फिर किसके ऊपर मिलता है? हमें खाने की चीज़ों के ऊपर मिलता है। घी लगा लो या और कोई भी चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं ना खाने से संबंधित, उन सभी के ऊपर एग मार्क का लोगो हमें मिलेगा कोई भी। और ये हमारा हॉलमार्क, हॉलमार्क मतलब हम बोलते हैं ना सोने के गहने खरीदते वक्त कि हॉलमार्क के हैं, आपको सस्ते भी पड़ेंगे, तो उससे क्या होता है हमें गारंटी मिल जाती है हॉलमार्क के हैं तो एकदम प्योर हैं, असली हैं। इस तरह से एक लोगो के रूप में या फिर मार्क के रूप में चिन्ह बनाया गया है, तो उसका नाम है हॉलमार्क, जो कि मूल्यवान धातुओं के ऊपर है। और वूल, वूल तो आप समझ ही जाते होंगे, वूल यानी कि ऊनी वस्त्र हो जाते हैं, तो ऊन से हमारा मतलब है वूल। तो वूल मार्क किसके ऊपर लगता है? सूती और रेशमी वस्त्रों के ऊपर लगता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इक्को मार्क हमारा क्या है? आर्थिक रूप से माना गया है, इसको इक्को बाजार में शामिल किया गया है या फिर अर्थव्यवस्था में किसी भी रूप में शामिल किया गया है आर्थिक रूप से, लेकिन इसको घरेलू उत्पादों से कोई संबंध नहीं है। तो नहीं पूछा गया है तो इसको घरेलू उत्पादों से कोई संबंध नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्को मार्क। अगला क्वेश्चन हमारा 106 का, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? नहीं पूछा गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका हिस्सा नहीं था, बाकी ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया तीनों ही इसका वियना कांग्रेस की हिस्सा थे। लक्षित यानी कि लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थापना कब हुई थी? जून 1997 में। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण यानी कि विश्व में हम मान ले हमारे देश की कोई भी चीज़ है, हम दूसरे देशों में बेचते हैं, दूसरों की हमारे देश में आती है, आपसी जो है संबंध बनाकर रखते हैं हम। इस तरह से वैश्विक तौर पर जो घटनाएं होती हैं, वैसे मुझे डिटेल में इसके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन आप सभी को पता होगा वैश्वीकरण के बारे में। और इसको जो है कौन सा कथन सही है पूछा है, तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, यानी कि लेन देन में जो लाभ होता है उसके ऊपर जो है इसका फर्क पड़ता है, इसका पूरा असर दिखाई देता है ग्लोबलाइजेशन का। तो ये सिर्फ एक आर्थिक परिघटना है वैश्विक तौर के ऊपर। और ये इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण जो है वैश्वीकरण, ये दोनों एक समान है, तो ये भी गलत होगा। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से सही पूछा है तो वैश्वीकरण आर्थिक रूप से उपयोगी है, परिघटना है, आर्थिक परिघटना। अगला है 109 का, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन से संत सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे? नहीं पूछा ना कौन से सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे, तो शेख शरफुद्दीन यहा, ये शेख शरफुद्दीन यहा इससे नहीं संबंधित थे। शाह वली अल्लाह, ख्वाजा बकी बिल्ला और ख्वाजा मीर दर्द, ये सभी जो है इनमें शामिल थे सूफी नक्शबंदी सिलसिले में, बाकी शेख शरफुद्दीन यहा इसमें शामिल नहीं थे। अगला हमारा 110 का, भारत में नवीन आर्थिक सुधारों यानी कि LPG 1991 के लागू होने के समय में RBI के गवर्नर जनरल कौन थे? तो S वेंकट रमन इसके गवर्नर जनरल थे 1991 में। RBI के 1991 में भारत के नवीन आर्थिक सुधारों LPG 1991 के लागू होने के समय में RBI के गवर्नर जनरल थे S वेंकट रमन। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डोव्स योजना बनाई थी? तो हमने 9th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा था
जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जब मित्र राष्ट्र और उनके बीच में धुरे राष्ट्रों के बीच में, और उसमें जब हार हुई थी जर्मनी के ऊपर, सारा जो है हार का जो भी कोई कारण हो गया, यानी कि सभी मित्र राष्ट्रों जो है धुरी राष्ट्रों के बीच में युद्ध हुआ, फिर धुरी राष्ट्रों की हार हो गई थी। और उनमें से क्या कहा था कि जर्मनी को उसको जो है जिम्मेदार ठहराया था कि हार किसकी वजह से हुई है, जर्मनी की वजह से। और फिर उन्होंने क्या किया था, जर्मनी के ऊपर जो है पैसों का या फिर आर्थिक रूप से इसके ऊपर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था। और जर्मनी को बोला था कि सारे जो है हार तुम्हारी वजह से हुई थी, तुम्हें हमें पैसे देने होंगे हर वर्ष। और फिर क्या किया था जर्मनी, किस तरह से हर वर्ष इनको पैसे देती गई, गरीब होती गई, गरीब होती गई। फिर जर्मनी के ऊपर थोड़ी सी दया बरसाई किसने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसने कहा कि चलो हम इसकी हेल्प कर देते हैं जर्मनी की। तब इन्होंने 1924 में डोव्स योजना बनाई थी। किसने बनाई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इन्होंने आर्थिक रूप से हेल्प की थी जर्मनी की। अगला क्वेश्चन हमारा 112 का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब क्या होता है, आईटीसी लिमिटेड, यानी कि ये आईटीसी है, ये लिमिटेड है। और बाकी की जोमेटो, माइक्रोमैक्स और नेस्ले, ये तीनों ही क्या है, हमारे पंजीकृत व संचालित हैं। तीनों ही पंजीकृत है, संचालित रूप से शामिल की गई हैं, इस संचालित हैं, इसलिए इनको क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम में शामिल किया गया है। आईटीसी क्या है, हमारी अभी तक लिमिटेड है, इसलिए इसको बहुराष्ट्रीय निगम में शामिल नहीं किया गया है। और ये क्या है, जो भी पंजीकृत या फिर संचालित होती है ना, उसी को सिर्फ हम बहुराष्ट्रीय में शामिल करते हैं। बाकी लिमिटेड होती हैं, प्राइवेट होती हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी या फिर निगम से अलग मानते हैं। तो आईटीसी हमारी क्या है, लिमिटेड है अभी तक। अगला क्वेश्चन हमारा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने किस लिए की थी खालसा पंथ की स्थापना, इस्लामिक युग के खिलाफ में की थी, इस्लामिक युग के खिलाफ की थी खालसा पंथ की स्थापना। और इन्होंने कहा था कि जो भी 5 नियमों का पालन कर लेगा उन सभी को हम खालसा में शामिल कर लेंगे, खालसा पंथ का हिस्सा बना लेंगे। 5 नियम कौन कौन से थे, 5 प्रतीक। पहला था बाल रखने हैं, यानी कि बाल नहीं कटवाने होंगे उनको। दूसरा है कंघा रखना होगा। तीसरा है लोहे का कड़ा पहनना होगा। चौथा है कचेरी और कचेरा। हाँ, 5वां है हमारा कृपाण, यानी कि कृपाण का मतलब चाकू होता है लोहे का, वो अपने साथ रखना होगा। इन 5 नियमों का जो भी पालन करेगा उसको खालसा में शामिल कर लेंगे। 114 का है हमारा, भारत की 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की 10कीय वृद्धि कितनी थी। 1 से लेकर के 11 तक के दौरान 10कीय वृद्धि, तो हम ऐसे मिलियन में बात करें तो 181 मिलियन के करीब इसकी वृद्धि थी। 2000 कुछ पॉइंट कुछ मिलियन थी, 181 पॉइंट कुछ मिलियन के करीब इसकी वृद्धि थी, 10कीय वृद्धि 1 से 11। और प्रतिशत में पूछे तो 17.64% इसकी वृद्धि हुई थी, 10कीय वृद्धि। अगला है हमारा 115 का, दी पावर एलिट पुस्तक किसने लिखी थी, राइट मिल्स ने लिखी थी। सीधे सीधा आंसर है राइट मिल्स ने। दी पावर एलिट पुस्तक राइट मिल्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, घास के मैदान बताए हैं, इसमें कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए डाउन्स, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये दक्षिण अमेरिका दिया है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। मैदान क्या है घास के, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उपोषण में, उष्ण कटिबंधीय में कौन से आते हैं आपके, सवाना घास के मैदान, कंपोस्ट, ललनोस। सवाना कहाँ पर है, पूर्वी अफ्रीका में है, ये लिख लेना, सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में है। कंपोस्ट आपके ब्राजील में है और ललनोस वेनेजुएला में। वेनेजुएला में कौन से हैं, ललनोस, ब्राजील में कंपोस्ट और पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान। अगले हमारे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण, तो शीतोष्ण में कौन से शामिल हैं, पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स। तो पंपास कहाँ पर हैं, अर्जेंटीना में है, यहाँ पर पंपास नहीं दिया है, बाकी ये सारे कौन से शीतोष्ण वाले हैं। पंपास कहाँ पर होंगे, अर्जेंटीना में। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में होंगे, ये भी सही है। और स्टेपी होंगे एशिया में या फिर यूरोप में, एशिया और यूरोप दोनों जगह पर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूरेशिया, स्टेपी यूरेशिया में। और डाउन्स होंगे हमारे दक्षिणी वहाँ पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, डाउन्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मैक्स वेबर की वैधता का विचार नहीं है। तो मैक्स वेबर ने एक निबंध लिखा था जिसका नाम था 3 प्रकार के वैध नियम। तो कौन से 3 प्रकार के नियम दिए थे उन्होंने, कानूनी वैधता, परंपरागत वैधता और करिश्माई वैधता। शक्ति वैधता का नियम उन्होंने लागू नहीं किया था, शामिल नहीं किया था इसमें, तो आंसर होगा शक्ति वैधता।
अगला है चिनूक हवा बहती है। चिनूक हवा कहाँ पर बहती है? यूएसए में बहती है और इसका नाम चिनूक जो है वहाँ के मूल निवासी थे उनके ऊपर ही लिखा गया है चिनूक। अगला हमारा है 119 का अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? ब्रिटिश काल में डायट्रिच ब्रैंडिस देश के पहले वन महानिरीक्षक बने थे। तो ये कथन सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। कि हमारे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। 1878 ईस्वी के वन अधिनियम जंगलों को 2 भागों में बांटा था, ये भी गलत हो जाएगा। पहला कथन केवल ए सही होगा हमारा। अगला है 120 का भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं पूछी है? तो ये इनमें से कोई भी चुनौती यानी कि सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए कोई भी चुनौती नहीं है। यानी कि नैतिक मूल्यों का पतन करना, सांप्रदायवाद का खतरा और जाति व्यवस्था, तीनों में से कोई भी चुनौती नहीं है। तो सही विकल्प सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है भाग 11 के अध्याय 3 में। भाग 11 के संविधान के भाग 11 के अध्याय 3 में शामिल किया गया है संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन। इसमें भाग जो है 11 के भाग 2 में क्या किया गया है? आंसर इसमें भाग 3 यानी कि स्टेट 3 ही दिया है, शायद इसमें भाग 2 आएगा। एक बार आप इसको गूगल पे चेक कर लेना भाग 11 के अध्याय 3 में, लेकिन आंसर की में इसका आंसर अध्याय 3 ही माना गया है। अलाउद्दीन खिलजी की विजय को सही क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले इन्होंने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी। जब इन्होंने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी तो वहाँ का राजा कौन था? गुजरात का कर्ण था। कर्ण को हरा करके इन्होंने गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त की थी। खिलजी वंश के थे अलाउद्दीन खिलजी, और इन्होंने अपनी सेना के लिए काफ़ी कुछ किया था, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ की विजय, दूसरे इन्होंने रणथंभौर की विजय प्राप्त की थी। पहले गुजरात को जीता था, फिर रणथंभौर में इन्होंने हमीर देव को हराया था। और तीसरा था चित्तौड़गढ़ में जब इन्होंने जीत हासिल की थी तो इनके साथ कौन था? अमीर खुसरो, जो कि इनका सूफी संत था, सूफी कवि था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का अमीर खुसरो, इसके साथ में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और चौथा था देवगिरी का द्वितीय अभियान। देवगिरी का अभियान इसमें इन्होंने शामिल किया था रामदेव राजा को अपने साथ मिला लिया था बाद में, क्योंकि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इन्होंने हराया था रामदेव को हराने के बाद रामदेव ने क्या किया था? इनके सामने दिल्ली में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है तो ये हमारा होगा बृहस्पति। बाकी शुक्र, मंगल और बुध तीनों ही पार्थिव ग्रह हैं, बृहस्पति हमारा पार्थिव ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति के कारण नहीं होता है? कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है? तो भूकंप किसकी वजह से आते हैं? ज्वालामुखी क्रियाओं की वजह से, भ्रंश क्रिया और द्रवस्थैतिक दबाव के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। समुद्री धाराएं जो होती हैं वो भूकंप का कारण नहीं बनती हैं। मियांडर किस कारक के अपरदन से निर्मित होते हैं? मियांडर, इंग्लिश में हम इनको मियांडर बोलते हैं, हिंदी में हम इसको विसर्प बोलते हैं। जब नदियाँ इस तरह से बहती हुई आती है ना, विसर्प जो आकृति का निर्माण करती हैं, इनको बोलते हैं हम मियांडर। और किस अपरदन के कारण निर्मित होती हैं? ये नदी अपरदन के कारण होती हैं इनका उत्पादन। अगला है कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? एक तो समाजवादी जोड़ा गया था, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तीनों शब्द नए जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा इनमें से जो है संविधान में नहीं जोड़ा गया था, कौन से संविधान में जोड़ा गया था, तो 42वें में। तो आप तीनों को याद रख लेना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों को जोड़ा गया था 42 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। अगला क्वेश्चन होगा 127 का, लोकसभा के तीसरे स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तीसरे स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सरदार हुकुम सिंह थे, इनको याद रख लेना, सरदार हुकुम सिंह। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा। इसमें विधानसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता, विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा ये भी शामिल नहीं होते, केवल राज्यसभा के सदस्य, ये भी गलत होगा। इसका निर्वाचन उप राष्ट्रपति का निर्वाचित किसके द्वारा किया गया है? संसद के सदस्यों के द्वारा। HDI का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, कौन सा गलत पूछा है? HDI के संबंध में, तो HDI से अभिप्राय है हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है?
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये इसकी जो है यही गलत दी गई है, इसकी डेफिनेशन ही गलत दी गई है। असंगत पूछा है ना गलत, तो हंगर की जगह ह्यूमन आएगा यहाँ पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको शामिल किया गया है, जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर यहाँ पर हंगर की जगह ह्यूमन आ जाता तो सही हो जाता। और बाकी की ये क्रिया शक्ति समता पद्धति का उपयोग करता है तो बिल्कुल सही। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की अपेक्षित औसत लंबाई को दर्शाता है, ये भी सही हो जाएगा। और HDI में आय, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों को शामिल किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म गलत दी गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म होगी HDI की। 130 का क्या होगा? राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है। संसद जो है निर्णय लेती है सभी भत्तों का, विशेष अधिकार और जो है राज्यपाल से संबंधित कोई भी निर्णय होता है वो कौन लेती है? संसद लेती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक जो कि RBI है इसका बैंक का कार्य नहीं है? RBI का कार्य नहीं है, तो ये तीनों RBI के कार्य हैं। साख का नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति और करेंसी नोटों का निर्गमन, ये तीनों कार्य किसके हैं? RBI के हैं। साख का सर्जन करना, साख का सर्जन, तो ये काम है वाणिज्यिक बैंक का। RBI बैंक इसका काम नहीं करती, वाणिज्यिक बैंक का काम होता है ये साख का सर्जन करना। बाकी नोट जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा नोट जारी किए जाते हैं, ये बातें याद रख लेना। 132 का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है? 2011 का दूसरा क्वेश्चन पूछा है जनगणना के बारे में। भारत में महिला साक्षरता में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो बिहार सबसे पीछे है महिला साक्षरता में। कुल साक्षरता पूछे तो शायद हमारा केरल होगा, केरल में शायद पुरुष साक्षरता पीछे है। और लक्षद्वीप में हमारी, हाँ कुल साक्षरता पूछे तो केरल होगा, और अगर पुरुष साक्षरता पूछे तो लक्षद्वीप होगा, वहाँ पर महिला साक्षरता काफ़ी अच्छी है। और बिहार क्या है हमारा? महिला साक्षरता के रूप में पिछड़ा राज्य है। 133 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र के योगदान का क्रम क्या है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, तो सबसे पहले योगदान किसका है? तृतीयक श्रेणी का है, फिर द्वितीयक श्रेणी का, फिर प्राथमिक श्रेणी का। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है? तृतीयक श्रेणी की, द्वितीयक की, प्राथमिक। प्राथमिक में कौन आते हैं? कृषक आते हैं, कृषि करने वाले, या फिर ना कृषक नहीं आते शायद, आखे तक आते हैं। द्वितीयक में कृषि वगैरह आती है, और तृतीयक में कौन आते हैं? हमारे जो सरकारी विभाग में शामिल होते हैं, सरकारी नौकरी, वो शामिल हो जाते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होते हैं। तृतीयक सबसे पहला योगदान इनका है, और फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थल से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए? गर्तवास यानी कि जमीन में गड्ढा खोदकर रहने वाले साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? हमें बुर्ज-होम में। कहाँ पर है ये? कश्मीर में है बुर्ज-होम। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243C यानी कि गय में किया गया है इसका वर्णन, अनुच्छेद 243 के गय भाग में। ख में किया गया है पंचायतों का गठन के बारे में, भारत की त्रिस्तरीय पंचायत श्रेणी, इसका गठन इसका कब करना चाहिए, इसका वर्णन किसमें किया है? अनुच्छेद 243 ख में। अनुच्छेद 243 ग में इसका वर्णन किया गया है पंचायत की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, इसका वर्णन है सी में। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया था और 1956 से 68 के मध्य निर्माण ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने के संकेत दिए थे? तो BM दांडेकर ने इसका जो है अध्ययन किया था। सबसे पहले गरीबी का अध्ययन किसने किया था? BM दांडेकर ने। और 56 से 65 68 के मध्य में जो ग्रामीण निर्धन थे उनके प्रतिशत में कमी होने के संकेत दिए थे। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित महासागरों को घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला होगा हमारा प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद और फिर आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकृति कैसी है? एस आकार की है, इस तरह से। और हिंद महासागर की हमारी त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पुरास्थल है और फिर उत्खनन करता है। तो सुतकागेन डोर इसकी जो है उत्खनन करता कौन है? R.L. स्टाइन। भगवानपुरा के उत्खनन करता है, खोज करता है कौन है? J.P. जोशी है। बालाकोट के कौन है? जॉर्ज F. डेल्स। और लोथल के S.R. राव। ये सारे याद कर लेना, आप नोट कर लेना इनको। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है ना।
महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी है। बिल्कुल सही है, महादंड नायक को क्या बोलते हैं? मुख्य न्याय अधिकारी। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या फिर मुख्य व्यापारियों को क्या बोलते हैं? नगर श्रेष्ठी। और सार्थवाह, सार्थवाह क्या किसको बोलते हैं? व्यापारियों के काफिले के नेता को, इसको क्या बोलते हैं? सार्थवाह। और जो हमारा ये होता है ना, इस प्रांतों में जो हमारे वो होते हैं महादंड नायक, उनको हम बोलते हैं उपरीक। ये क्या होते हैं? महादंड नायक। ये महादंड नायक क्या होते हैं? मुख्य न्याय अधिकारी होते हैं। जो प्रांतों में महादंड नायक होते हैं उनको हम बोलते हैं उपरीक। तो मुख्य शिल्पकार को उपरीक नहीं बोलते, ये गलत हो जाएगा हमारा। हाफेड के बारे में असत्य कथन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। असत्य पूछा है ना, ये हम हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग है, तो ये गलत हो जाएगा। हाफेड से अभिप्राय है हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म ही गलत हो जाएगी। हाफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है, तो ये सही है, सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ। तीसरा है हाफेड 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था, जब हरियाणा बना था उसी दिन, तो बिल्कुल सही है। हाफेड के द्वारा सभी जिलों में हाफेड बाजार खोलने की योजना बनाई गई थी, तो ये भी सही है। यानी कि आपके पास कोई भी वस्तु है, आप उसको बेचना चाहते हैं और आपके जो जिस मूल्य पे बेचना चाहते हैं उस मूल्य पे कोई नहीं खरीद रहा, तो आप यहाँ पर सरकारी जो है उसमें कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर बेच सकते हैं। इस तरह से कोई सरकारी जो चीज़ दी है उसके हिसाब से उसको बेचना, यानी कि हाफेड बाजार खोलने की योजना बनाई गई है हरियाणा के सभी जिलों में। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में उसका नाम नहीं लिखा है? तो अशोक के 33 शिलालेख हैं, उनमें से उन्होंने 4 जो है अभिलेख या फिर शिलालेख हैं, 4 शिलालेखों के ऊपर अशोक का नाम लिखा हुआ है। तो इन चारों में से एक हमारा कौन सा है? नेतुर शिलालेख। अहरोरा ये भी नहीं होगा, भाबरू भी नहीं होगा, रूपनाथ भी नहीं होगा। कौन से 4 होंगे? एक तो हमारा होगा मस्की, एक ब्रह्मगिरी होगा, और एक गुज्जर, और एक होगा नेतुर शिलालेख। इन चारों में इन्होंने क्या है? अशोक नाम लिखा हुआ दिखाई दिया है, यानी कि अशोक नाम लिखा हुआ है, उल्लेखित किया है, और ये प्राकृत भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में अवस्थित है? नहीं है, यूरोप में नहीं अवस्थित है। तो एटलस यूरोप में नहीं है, आल्प्स है, ब्लैक फॉरेस्ट और एपेनाइन तीनों ही कहाँ पर हैं? यूरोप में अवस्थित हैं, एटलस नहीं है। सतत विकास शब्द का अभिप्राय क्या है? सतत संपूर्ण विकास, इसका पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास, इसका अर्थ ये है। तेजी से विकास करना बिल्कुल नहीं, कृषि का विकास या फिर उद्योगों का विकास, तो तीनों ही गलत हो जाएंगे। इसका अभिप्राय, इसकी परिभाषा क्या है सतत विकास की? इसका मतलब है कि पर्यावरण का हम पूर्ण रूप से अपने फायदे के लिए यूज करें, लेकिन पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनका इस्तेमाल कर सके, इस तरह से प्राकृतिक रूप से उनका यानी कि सुरक्षा करनी है पर्यावरण की, और हमारा जो है आर्थिक विकास भी करना है। तो पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास करना, ये हमारा है सतत विकास। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकित के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, तो ये कौन करता है? राज्यपाल करता है पंचायतों के लिए आयोग का गठन। आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार क्रम क्या होगा? आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम, तो ये होगा हमारा, ये सही है, सही क्रम में है पहले से ही। पहला होगा हमारा आय, फिर होगी आय का मतलब टोटल आय, फिर होगी प्रति व्यक्ति आय, फिर जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, और फिर होगा HDI। अगला होगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि चारों जो है कौन सा सही नहीं पूछा है। तो सबसे पहले हो गई हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है, बिल्कुल सही होगी, यानी कि ये हमारी ग्लोब होगी। ये बीच वाली कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं हम 0 डिग्री पे है, ये होगी हमारी कर्क रेखा। और भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। ये हमारे देशांतर रेखा मान लो 0 डिग्री, तो ये हमारे भारत में बीचों बीच जाती है भारत के। ये कौन सी जाती है? कर्क रेखा। ये कहाँ पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, तो ये इस तरफ में जाती है सीधे 23.5 डिग्री, और ये किस तरफ है? मकर रेखा दक्षिण की तरफ है, तो ये होगी दक्षिण, ये भी सही होगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व तथा पश्चिम, तो ये भी हमारी सही हो जाएगी। बाकी प्रधान यामोत्तर, प्रधान देशांतर, जिसको हम यानी कि ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में वेधशाला, जहाँ से ये गुजरती है, और इसकी स्थिति क्या है होगी? 0 डिग्री मानी गई है इसकी स्थिति। प्राइम मेरिडियन प्रधान डिग्री
प्रधान देशांतर 0 डिग्री पे होगी ये, और ये ग्रीनविच से गुजरती है, ब्रिटेन के ग्रीनविच। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, 0 डिग्री आएगा यहाँ पर, जो कि 90 डिग्री दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मिलान करना है हमें समिति और वर्ष, उनका गठन कब हुआ था। तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1978 में हुआ था। अशोक मेहता का गठन 1978 में। LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। 1986 में। जॉन मैथाई समिति का 1953-54 में हुआ था, और संस्थानम समिति का गठन हुआ था 1963 में। इनका मिलान करना है, तो सही से मिलान करके इनको लिख लेना। 1948 अगला क्वेश्चन होगा हमारा, सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार। सबसे हिंसक यानी कि सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सा है, तो पिलियन हो गए। पिलियन, कहीं पर जो है पिलियन अलग तरीके से भी लिखा हुआ था, इस तरह से, इस तरह से भी लिखा हुआ होता है पिलियन, और ये लिखा हुआ है पिलियन। तो ये हमारा सबसे खतरनाक प्रकार का जो है ज्वालामुखी बोलते हैं ना, हिंसक प्रकार का। अगला है हमारा 149 का, चोल काल के वेट्टी क्या था। तो ये वेट्टी क्या है, कर है, कर का एक प्रकार है वेट्टी। चोल काल में 400 प्रकार के कर लगाए गए थे। कोई जो है व्यापारियों के ऊपर कर लगा दिया, बंदरगाहों के ऊपर, कोई कृषकों के ऊपर लगा दिया, जमींदारों के ऊपर लगा दिया। इस प्रकार से 400 प्रकार के कर थे चोल काल में। उनमें से एक प्रकार का कर था वेट्टी कर। तो वेट्टी क्या है, एक प्रकार का कर है। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा निशुम्भसुदिनी देवी मंदिर का निर्माता है। तो निशुम्भसुदिनी देवी मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो विजय चोल ने किया है इसका निर्माण। विजय चोल ने इसका निर्माण किया है। निशुम्भसुदिनी देवी मंदिर का निर्माण किया है विजय चोल ने। 150 का, तो इसमें 150 थे ना, हाँ हो गया हमारा। तो ये वीडियो जो है मैं PDF डाल दूँगी इसकी, वहाँ से लेकर के भी आप इसके जो है 1 बाय 1 सारे जो है नोट्स बना लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ, और साथ ही साथ मैं CTET वालों की वीडियो नहीं डाली है 2 दिन से, तो वो वीडियो भी डालनी स्टार्ट करूँगी। बाकी CTET वाली वीडियो जो मैं डालती हूँ क्लास 8 की NCERT से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप भी देख लेना, क्योंकि HTET में भी जो है 6 to 8 के, 10th के, 11th 12th के सभी चीज़ें जो है, सभी किसी में से भी NCERT की कोई भी बुक उठा करके देख लो, 12th तक की कहीं से भी आपके क्वेश्चन जो है HTET में पूछ लेते हैं। तो कोई भी आपको NCERT की या फिर कोई भी जो है आपके नोट्स मिले, या कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिले, या फिर किसी भी क्लास की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिले, तो उसको जरूर देख लिया करो एक बार रिवाइज करने के लिए। उससे क्या होता है, आपका रिवीजन होता रहेगा, बार बार जो है वही क्वेश्चन आते रहेंगे, उनसे बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी एग्जाम तक। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए बच्चे आए हैं। गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।